सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट, इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले आप समझिए सेल क्या है। सेल एक वो डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इन ऑल द करंट एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से मेंटेन और कांस्टेंट लिखा है बिकॉज यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन करने की ड्यूटी सेल की है। लेकिन हाँ, सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है वो कुछ केसेस में कांस्टेंट रहता है, कुछ केसेस में धीरे धीरे करके पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप भी हो जाता है। तो इसलिए हमने इस वर्ड को ऊपर लिख दिया। तो रियल डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द सर्किट इन ऑल द करंट एलिमेंट्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोवाइड कराएगा? मतलब ये प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी to the charge or electrons. So it means due to this or due to which the charge or electron acquire the energy for their flow. अपने मूवमेंट के लिए, अपने फ्लो के लिए जो एनर्जी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलेगी? सेल से। इसका मतलब सेल जो है वो किसी भी तरह का चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज और इलेक्ट्रॉन। एज यू ऑल नो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो सर ये चार्ज फ्लो करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? हमें सेल से। तो अब सेल का एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बड़े अच्छे से केमिस्ट्री में स्टडी किए हैं। इसका कॉमन एग्जांपल गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल वगैरह थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है एंड दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस केमिकल एनर्जी फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन होता था ना, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह के रिएक्शन होते थे। तो वो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होएगी उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा ही होता था। तो यानी कि एक तरह से हम कहें कि सर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। जो सेल के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बल्ब जलाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को यूज अप करने के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम उसको यूज करेंगे। अब आप एक बार 2 मिनट डायग्राम देखेंगे तो ये रहा आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, 2 इलेक्ट्रोड डाले। एक इलेक्ट्रोड ने ड्यू टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक्वायर किया नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज सेपरेशन हो गया पुत्र। चार्ज सेपरेशन की वजह से उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। सपोज पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर V पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के ऊपर V नेगेटिव। तो ये रही एनोड, और एनोड पे आपको याद होगा मैंने बताया था हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो सर इधर रिडक्शन हुई होगी। चलो वो तो कोई बात नहीं, है ना? बाकी इसका डिटेल केमिस्ट्री में अच्छे से दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसको यूज करना चाहते हो देन यू हैव टू कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ अ वायर। सपोज इस वायर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। बोले तो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो हो रहा है सर कैथोड टू एनोड। अब लेकिन अगर आप ध्यान दें जो आयंस प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू केमिकल रिएक्शन उसमें जो नेगेटिवली चार्ज आयंस या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो कहां को ट्रेवल करेंगे? रूल के हिसाब से सर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है देन दे हैव टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेंगे तो सर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर चार्ज ट्रेवल करेगा थ्रू अ कंप्लीट सर्किट तभी करंट प्रोड्यूस होगा। ओपन सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो सर इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर को मूव करना होगा। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये माना जाता है देयर अकर सम बैटरी मैकेनिज्म। तो कुछ बैटरी का ऐसा मैकेनिज्म हुआ जिसकी वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं they acquire some or they experience some non electrostatic force जो अंदर है, सॉल्यूशन के जो अंदर है।
ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वायर पे जो मूव कर रहे हैं, दे एक्सपीरियंस नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ऐसा हुआ तब हमने ऐसा सोचा, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा हो चुका तब कहीं जाके ऐसा सोचा गया कि यार कुछ ऐसा हुआ होगा कि अंदर कुछ बैटरी का मैकेनिज्म हुआ होगा, कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से these electrons experience some force and they travel towards the negative electrode। अब पुत्र जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है EMF ऑफ द सेल, which is also named as electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में फोर्स है बट ये फोर्स नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप सर्किट को कट कर दीजिए। कट करने का मतलब क्या है, आप स्विच को ऑफ कर दो या नया नया सेल लेके आओ। नया सेल, नए सेल में अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तो सेटअप हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोड, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना होने की वजह से अभी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, नया सेल। सो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ अ सेल। आम भाषा में कहूं कि सर जी, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा थ्रू द सेल, यानी कि सेल नया है या सेल अभी आपने सर्किट में लगाया लेकिन सर्किट को क्लोज नहीं किया, यानी कि अभी स्विच ऑन नहीं किया है, ठीक है ना, इन दैट केस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हो जाता है बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज नोन एज EMF ऑफ द सेल। तो कहने का मतलब EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड, है ना, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सपोज V पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ V नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यानी कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल, यूनिट बीइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। अब उत्तर आपने क्या किया, आपने एक सेल लिया सपोज 12 वोल्ट का, ठीक है जी, उसको आपने कनेक्ट करना है विद 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर, और अभी आपने सपोज स्विच ऑन नहीं किया, यानी कि EMF हो गया आपके सेल का 12 वोल्ट और लोड रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। यहां तक ठीक है पुत्र। अब जैसे आपने स्विच ऑन किया तो एक्सपेक्टेड जो टर्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = I × R, तो I = V/R, तो सर 12/4 3 एम्पियर होना चाहिए। ये है हमारी एक्सपेक्टेड जस्ट एज्यूम्ड केस का एक एग्जांपल। अच्छा, तो जब हमने स्टडी किया एमीटर और वोल्टमीटर जो कि कनेक्ट किए थे इन द सर्किट, वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्ट होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। चलो ठीक है। अब जहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग की तो करंट एक्चुअली आया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर अगर करंट है तो सर पोटेंशियल कितना हो गया, 2 × 4 8 वोल्ट। तो सर 12 वोल्ट की बैटरी थी, 8 वोल्ट ही वहां शो हो रहा है, 4 वोल्ट कहां गया, 4 वोल्ट खा गया आपका सेल, क्योंकि सेल किया अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अपना भी। सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल r? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट produced or provided by the material of electrodes and the electrolyte of the cell। सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा या ऑब्स्ट्रक्शन फील करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, लेकिन हम डायग्राम में उसको सेपरेट दिखाने के लिए बाहर बना देते हैं, पर ये है सेल के अंदर का, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब यहां पे पोटेंशियल, अच्छा और एक चीज और, स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज, कैसे, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो सर अब दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, पता नहीं सर, अभी निकाल देते हैं। तो उत्तर, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे पोटेंशियल कितना शो हो रहा है, अब यहां से करंट यही वाला आ रहा होगा ना 2 एम्पियर, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल कितना शो हुआ होगा, यानी कि कितना वो खा गया सर, 12 टोटल था, 8 वो खा गया। सो यानी कि यहां पे पोटेंशियल शो हो रहा है 4 वोल्ट, समझ आया पुत्र।
करंट कितना आ रहा है सर 2 एम्पियर, V इक्वल टू I इंटू आर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 ओम, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस के अंदर कितनी है 2 ओम, कितनी है बताओ, यहाँ लिखूं 2 ओम। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है इस केस का सर, दोनों सीरीज में है, अब 4 + 2 यानी कि 6 ओम। अब आपकी सारी बात बिल्कुल साबित होती है। 12 वोल्ट का ईएमएफ वाला आपने बैटरी यूज किया, जिसमें से 4 वोल्ट सेल खुद ही एज्यूम कर गया और 8 वोल्ट जो है वो आपके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है। लेकिन इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है अब 4 + 2 यानी कि 6 ओम्स। तो मतलब इस हिसाब से आपने जो ईएमएफ अप्लाई किया था 12 वोल्ट, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस शोन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जिसको आपने एक्चुअल पोटेंशियल बोलना था VA, है ना, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो पोटेंशियल अक्रॉस A आया है या अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आया है, ये अक्रॉस द टर्मिनल्स, ये देखो ना, ये आपके टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल हैं सेल के, ठीक है पुत्र, और ये लोड रेजिस्टेंस, ये वाला लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल के अक्रॉस लगा हुआ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है। मैं फिर कह रहा हूं ये सेल के अंदर है। तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल आपको शो होगा उसी को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे मैंने उसकी वैल्यू VA लिख दी 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल शो कर रहा था ना मैं। तो उस हिसाब से VA इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर I इंटू R स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उधर पोटेंशियल का फॉर्मूला यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया EMF माइनस I इंटू R। तो यानी कि सर EMF का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस यानी कि I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r, I कॉमन लिया R प्लस R। तो ये एक और फॉर्म है इसी EMF को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R। अब वो फैक्टर्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रीच कर पाएगा ऑन टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज्यादा पास हो पाएगा। सेकंड सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अब अगर आप सेपरेशन बढ़ा दोगे बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, तब सपोज पहले L सेपरेशन थी अब 2L थी, यानी कि पहले लेंथ कवर करना था L और उसके बीच में जो टक्करें मिल रही थी वो बज रही थी इलेक्ट्रॉन्स को, अब आपने लेंथ कर दी 2L, तो अब उसको जो कोलिजन्स है वो भी तो डबल हो जाएंगे। कोलिजन डबल का मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया सर। सो विद इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। कौन सा रेजिस्टेंस सर? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं सेल की। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में आपने कॉलरिज लॉ बहुत डिटेल में स्टडी किया था, कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे ये पाया गया कि इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट टेम्परेचर, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी वगैरह आपने स्टडी किया था फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों केस के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आयंस एनर्जी गेन करेंगे, ज्यादा फास्टली मूव करेंगे, तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो दे आर द 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस।